Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of Spot Test 11 held on 2nd of April 2025. Let's start our discussion. Start from the question number 91. A block of mass m slides down the plane inclined at an angle 30 degree with an acceleration g by 6. The value of coefficient of friction will be. देखिए पूछा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा अगर एक ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दिया किसी भी रफ इंक्लाइंड सरफेस से। और हम लोग जानते हैं कि जब भी ब्लॉक रफ इंक्लाइंड सरफेस से स्लाइड करना शुरू करेगा, स्टार्ट होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके मोशन को अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में, जबकि इस ब्लॉक का लगने वाला जो mg का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, जिसके से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, यानी इस ब्लॉक के पास आ जाएगा एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा दे रखा है तो इसी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं g साइन थीटा। चूंकि एक्सेलरेशन की बात करें इसलिए मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कट कर लेंगे, माइनस म्यू के इंटू जी इंटू कॉस थीटा। क्या लिखे एक्चुअल में जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स चूंकि मोशन स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर हुआ तो उसको म्यू इंटू एन, और जहाँ पे एन ऑलवेज इक्वल होता है एम जी कॉस थीटा के इन केस ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, अगर इंक्लाइनेशन एंगल यहाँ पे थीटा है तो। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट किए। ये वैल्यू हम लोग को दे रखा है क्वेश्चन में g बाई 6, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी है g बाई 6 विल बी इक्वल टू g कॉमन ले लेते हैं। थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस म्यू के, यही पता करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। g से g कट हो गया, 1/6 विल बी इक्वल टू साइन 30 1/2 माइनस म्यू के, और कॉस 30 हो जाएगा √3/2। 2 यहाँ से अगर एलसीएम ले लिए तो ये मिला 1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ √3 के डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से ये कट हो गया, तो ये वैल्यू अपने पास आ गया 1/3 इस साइड में, 1/3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ म्यू के, या फिर √3 म्यू के विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो यहाँ से म्यू के आ गया, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3√3, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question, question number 92. The energy levels of an hydrogen atom are shown below. The transition corresponding to emission of shortest wavelength, अगर shortest wavelength है it means ये minimum wavelength, और minimum wavelength अगर हम लोग energy transition की बात करें तो डेल्टा E जो होता है वो will be equal to SC by lambda, यानी कि inversely proportional to wavelength। वेवलेंथ को शॉर्टेस्ट मिनिमम होने के लिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी लेवल्स मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। अगर एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो उस केस में वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम। तो जरा एनर्जी डिफरेंस की बात करें बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल यहाँ पे बात करें तो ये वैल्यू है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में एनर्जी की बात करें तो विल बी इक्वल टू माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n इक्वल टू 3 पे जो एनर्जी लेवल यहाँ पे एनर्जी मिलेगा वो माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पॉइंट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और n इक्वल टू 4 पे, सॉरी ये n इक्वल टू 3 पे माइनस का, 1 सेकेंड इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग, n इक्वल टू, ये देखिए n इक्वल टू 3 पे E3 विल बी इक्वल टू माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E इक्वल टू n इक्वल टू 4 पे जो वैल्यू मिलता है ये माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगर यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे बिटवीन द एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन की बात हो तो अगर n यहाँ पे इनफाइनाइट से लेकर n इक्वल टू 1 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उस केस में एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो वेवलेंथ वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब यहाँ पे इनफाइनाइट तो नहीं दे रखा, लेकिन अपने इस गिवन फिगर के अकॉर्डिंग n इक्वल टू इनफाइनाइट जब क्या मिल गया आपको 4 से लेकर 1 के बीच में ट्रांजिशन जब होगा तब उस केस में एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे ये 1 को यहाँ पे, अदरवाइज आप यहाँ पे डेल्टा ई पता कर लीजिए एनर्जी डिफरेंस। तो डेल्टा ई फॉर हम लोग ए के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 0.85 माइनस का 13.6, तो ये आ जाता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, तो वेवलेंथ मिनिमम, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए 93, A capacitor with capacitance 8 microfarad is charged to a 4 microcoulomb
इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 4 माइक्रोफैरड, हाउ मच वर्क इज डन। अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी दैट इज U2 माइनस U1, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अगर एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो ये हम लोग जानते हैं इन केस, आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बैटरी सोर्स नहीं दे रखा है, सिर्फ इसको चार्ज किया गया अप टू यहाँ पे दे रखा है 4 माइक्रोकूलम। तो उस केस में एनर्जी का जो फार्मूला लिखेंगे वो होता है Q² डिवाइडेड बाई 2C। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू U फाइनल तो हाफ Q² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फाइनल लिख रहे हैं तो C2 माइनस हाफ अगेन Q² डिवाइडेड बाई C1, बिकॉज यहाँ पे कैपेसिटेंस का 2 वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। तो देखिए क्या किया, यहाँ पे हाफ Q² ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम भी ले लेते हैं C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2, नीचे मल्टीप्लाई और यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। हाफ Q दे रखा है आपको 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर लिखेंगे चूंकि स्क्वायर दे रखा है। C1 माइनस C2 की बात करते हैं, C1 दे रखा है आपको 8 माइक्रोफैरड, ये दे रखा है माइनस का 4 माइक्रोफैरड, इसको 8 इंटू 4 लिखे, ऊपर माइक्रोफैरड नीचे माइक्रोफैरड, तो एक आपके पास 10 टू द पावर माइनस 6 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, ऊपर एक कॉमन होकर कट हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1 इंटू 10 टू दी, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो एक बच जाएगा माइनस 6 जूल के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इफ E be the total energy of satellite moving around the sun, then its potential energy will be 2E। देखिए सैटेलाइट की बात करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्लैनेट जिसको यहाँ पे सन बोला गया, उसके यहाँ पे ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी VO से रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों तरफ, जिसका यहाँ पे पोजीशन इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r दे रखा है। अगर यहाँ पे स्मॉल r है तो इसका मतलब ये बाउंड सिस्टम बना रहा है, अगर इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m, ये सैटेलाइट है आपका, तो यही बाउंड सिस्टम बनाया। तो किसी भी बाउंड सिस्टम के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है, और हम लोग एक रिलेशन जानते हैं फॉर अ बाउंड सिस्टम में जो टोटल एनर्जी होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी की जब बात करते हैं तो ये होता है GMM डिवाइडेड बाई 2R, और यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं। तो अगर यहाँ से बात करें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, जो कि यहाँ पे E दे रखा, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रहा है। सेकंड की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, चूंकि यहाँ पे माइनस साइन होता है, ये बताता है ये डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। तो अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करें तो टोटल एनर्जी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस काइनेटिक एनर्जी के मॉड के बराबर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट। तो ऑप्शन विल बी यहाँ पे बोथ, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस साइन होता है, ये भी लगा लेना आपको। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 95. An electron is moving along a positive x-axis. If the uniform magnetic field is applied parallel to the negative y-axis, ध्यान दीजिएगा, then पता करना है फोर्स क्या होगा। तो जानते हैं जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो लिखते हैं हम लोग F विल बी इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, जहाँ पे V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, F फोर्स और Q इज द चार्ज। तो अगर यहाँ पे बात करें तो चूंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे चार्ज की पोलैरिटी को आपको पुट करना होगा। बोला गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, माइनस E के बराबर। वेलोसिटी दे रखा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं V0 से मूव कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसका क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आई कैप लिख लिए। यहाँ पे ये क्रॉस साइन, ये इनटू नहीं, ये क्रॉस साइन चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है मान लेते उसका मैग्नीट्यूड B0 है, जबकि डायरेक्शन माइनस J कैप दे रखा है क्योंकि निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ पे इसको लिख लिए।
तो पता करना है यहाँ पे फोर्स क्या होगा। तो ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे रूल कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई जे के को। तो दे रखा है आपके पास आई क्रॉस माइनस, देखो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, बचा आपके पास आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आ गया आपके पास के बराबर, यानी कि फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स का जो डायरेक्शन आप लिखेंगे वो ई वी नॉट इंटू बी नॉट इंटू आ गया आपके पास के कैप। इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ए स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। बी देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव, जो गलत, ये रॉन्ग हो गया। सी की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस, ये भी रॉन्ग हो गया, चूंकि यहाँ पे फोर्स को करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द पॉजिटिव, ये भी रॉन्ग है। ई के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया तो ये क्या करेगा कि ये रिवॉल्व करना यानी रोटेट करना शुरू कर देगा, ये यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये भी स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन जहाँ पे ए और ई करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ए पार्टिकल स्टार्ट्स एक्सिक्यूटिंग ए सिस्टम of amplitude A and total energy capital E. At any instant its kinetic energy is E/4, then its displacement Y is given by। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे kinetic energy of a particle performing SHM will be equal to half m omega square a square minus y square, जहाँ पे a क्या है इसका एम्पलीट्यूड, y है इसका डिस्प्लेसमेंट, और बोला यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के E/4 के बराबर है, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर लिख लिए। और टोटल एनर्जी जो होता है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर टोटल एनर्जी का यहाँ पे 1/4 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर देखा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम कट हो गया, यहाँ से क्या मिला आपको ए स्क्वायर बाई 4 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3/4 ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया √3a डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। A plane electromagnetic wave of frequency 40 MHz propagates in a free space along positive y direction, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है प्लस वाई में, एट अ पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 9 I वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्री स्पेस की बात किया गया, तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये दे रखा है आपको 9 डिवाइडेड बाई बी नॉट, तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा आपको बी नॉट विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया। ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा, ऑप्शन या तो थर्ड होगा, ऑप्शन या तो फोर्थ होगा, सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। अब डायरेक्शन पता करना है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं जो कि होता है S इक्वल टू E क्रॉस B, जिसको डायरेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं कि ये C के बराबर है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 9, ये आई कैप, यानी इसको आपने लिख लिया आई कैप में, और ये इसका जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वही बताता है पॉइंटिंग वेक्टर, जो कि एनर्जी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में भी बताता है पर यूनिट टाइम में। तो एस यहाँ पे दे रखा आपको, उसका डायरेक्शन है जे कैप में, तो यानी कि ये वैल्यू है जे कैप के बराबर, इसको जे कैप लिख लिए। यहाँ पे क्रॉस है, ये कब पॉसिबल होगा जब ऐसा हो, तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए ऐसा यहाँ पे लिए आई सिस्टम ले रहे हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। तो आई क्रॉस क्या हो कि जे कैप आ जाए, तो आई क्रॉस के करें, तो आई क्रॉस के करेंगे तो आएगा जे, लेकिन जब रिवर्स चलेंगे तो यहाँ पे माइनस जे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास माइनस के कैप, ताकि आई क्रॉस के से आया माइनस जे और माइनस माइनस मिलके हो जाए प्लस। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैग्नेटिक फील्ड हो माइनस के कैप और उसका मैग्नीट्यूड हो जाए 3 इंटू -8, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. सेम गैस इज फिल्ड इन 2 वेसल्स ऑफ द सेम वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेम वॉल्यूम और सेम टेम्परेचर दे दिया गया है, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें कि टेम्परेचर सेम है. इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1:16, देन RMS वेलोसिटी ऑफ गैस. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं RMS स्पीड के बारे में. तो VRMS विल बी इक्वल टू √3RT बाई कैपिटल M, जहाँ पे गैस कांस्टेंट कैपिटल R, T टेम्परेचर, M मोलर मास और 3 यहाँ पे नंबर. तो ये होता है RMS स्पीड, ये प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. टेम्परेचर को आपने सेम रखा, टेम्परेचर अगर सेम है तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो RMS स्पीड होगा वो क्या होगा, सेम. तो यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट दिख रहा है. आगे चलते, द रेशियो ऑफ प्रेशर इन द वेसल विल बी इक्वल टू 1:16. तो अगर हम लोग बात करें आइडियल गैस इक्वेशन को लेकर, तो PV इक्वल टू nRT. टेम्परेचर सेम रखा गया, वॉल्यूम यहाँ पे सेम है. देखिए सेम वॉल्यूम है, तो यानी कि P प्रोपोर्शनल किसके हो गया, N के. N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा 1:16. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों प्रोपोर्शनल, तो ये भी करेक्ट हो गया. द रेशियो ऑफ प्रेशर विल बी, ये रॉन्ग हो गया चूंकि यहाँ पे 1:16 आ रहा है. और RMS वेलोसिटी इन 2 वेसल विल बी इक्वल टू 1:4, ये भी रॉन्ग हो गया बिकॉज ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो जहाँ पे ऑप्शन ए और बी होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99. इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर ए डोमेन इज डिफाइंड एज. तो देखिए, हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पे एक रिलेशन आपको याद हो काई और टेम्परेचर के बीच में, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई M और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन, तो आप ऐसा कुछ बनाते हैं जहाँ पे ये कहलाता है आपका क्यूरी टेम्परेचर. तो अबव द क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल. तो और इसके बिलो जो होता है ये कहलाता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है. तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ना भी किया जाए तो इसके पास एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो अलाइन करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए. तो यहाँ पे दे रखा वो तभी पॉसिबल होगा जब स्पॉन्टेनियसली अलाइन करेगा देमसेल्फ इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट, question number 100. If the distance of the earth from sun is 1.5 into 10⁸ km, then the distance of an imaginary planet from sun, if its period of revolution is 3√3 years, is. दे रखा है यहाँ पे 4 ऑप्शन में. जानते हैं फ्रॉम कैपलर्स लॉ से टाइम पीरियड T² प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं R³ के. अगर यहाँ पे बात करें तो टाइम पीरियड का रिलेशन T1/T2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1/R2, जहाँ पे ये दे रखा है डिस्टेंस का होल क्यूब. और यहाँ पे R1 आपको दे रखा है, R1 का वैल्यू आपके पास 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई R2 का यहाँ पे होल क्यूब लिख लिए. और यहाँ पे यही दे रखा है टाइम पीरियड आपको T1 और T2 का रिलेशन, ये दे रखा है 1 रेशो दे रखा है आपको 3√3. तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं. देखिए, इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 3√3 ईयर्स, क्या होगा जब इसके यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे. देखिए T1 लिखे और ये वैल्यू आपके पास आ गया 3√3 ऑफ T1 का होल स्क्वायर will be equal to 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई R2 का होल यहाँ पे क्यूब, यहाँ स्क्वायर है. तो ये इससे कट हो गया. यहाँ पे जब इससे कट हो गया तो इसका स्क्वायर लिखें तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया. √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 27. तो क्या इसको आप 1/27 विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई R2 का होल क्यूब. और जैसे यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई R2. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/27. तो इसको 1/3 का ऐसे क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हैं आप यहाँ पे. तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/3. जैसे ही यहाँ पे 1/3 मिला, चूंकि 27 को आप 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इसका ये 1/3 हो जाएगा. तो जैसे यहाँ पे आ गया 1/3 तो R2 विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 3 इंटू 10⁸ विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर. तो ऑप्शन विल बी सेकेंड. नेक्स्ट, next question number 101. In the given figure, a battery of EMF E is connected across a conductor PQ of length L and different area of cross sectional
हैविंग रेडियाई R1 और R2 लेस देन R1। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन कैसा दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म शेप में है। अगर इस नॉन यूनिफॉर्म शेप में तो इसका मतलब इस पूरे कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस होगा इसका वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, चूंकि नॉन यूनिफॉर्म शेप में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें, एक छोटा सा यहाँ पे एक एलिमेंट कट करें और उस एलिमेंटल पार्ट पे का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा तो उसको पता कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस पूरे यहाँ पे कंडक्टर में जिसका यहाँ पे P और Q वैल्यू दे रखा है, ये एंड दे रखा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा अगर हर एक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस को आप पैरेलली ऐड करेंगे तो कंप्लीट आपको यहाँ पे कंडक्टर मिल जाएगा। तो मान लेते हैं एक एलिमेंटल पार्ट यहाँ पे ऐसे कट किए जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लेते हैं dr है, एलिमेंटल है ये। इसका थिकनेस मान लेते हैं दे रखा आपको dx के बराबर, इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉलर, जबकि इसका रेडियस हम लोग जान रहे हैं दे रखा आपको R1 और इसका रेडियस आपको दे रखा है R2। ये वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन है। तो अगर एलिमेंटल के रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू dr, चूंकि हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, ऐसा जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे dr एलिमेंटल पार्ट का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो रो इंटू एलिमेंटल लेंथ दे रखा है dx डिवाइडेड बाई एरिया, चूंकि रेजिस्टेंस हम लोग रेडियस हम लोग r माने स्मॉलर तो पाई r स्क्वायर हो गया। करंट की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसी को बोलते हैं करंट, दैट इज dq बाई dt। ये थ्रू आउट द कंडक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो रिमेन सेम यहाँ पे। लेकिन जैसे यहाँ पे dr वेरी किया तो इसके इसी एलिमेंटल के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, तो dv विल बी इक्वल टू i इंटू dr लिखेंगे। तो i लिखे और यहाँ पे dr का वैल्यू रो इंटू dx डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर स्क्वायर। और जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू dv बाई dr के बराबर या dv बाई dx, जिसका वैल्यू यहाँ से मिला आपको i इंटू रो इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ गया और हम लोग जा रहे हैं डायरेक्शन अपना P से Q की तरफ। P से Q की तरफ जाने पे जो रेडियस होगा वो कैसा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। रेडियस अगर डिक्रीज करेगा फॉर देखिए फ्रॉम P टू Q जाने पे जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, तो ये तो करेक्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे बोला, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, वो भी देख लेते हैं, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि सिंस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है vd विल बी इक्वल टू e इंटू ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन विल बी 4। Next. Question number. A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 5 cm. When the particle is at 3 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its periodic time in second will be equal to. देखिए अगर हम लोग पार्टिकल जो परफॉर्मिंग एस है उसकी वेलोसिटी लिखें तो v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही और एक्सेलेरेशन की बात करें तो एक्सेलेरेशन होता है माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। और अगर इसी एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर ही हो गया। तो बोल क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये वैल्यूज देखिए दे रखा है, ये लिखे हम लोग v ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड दे रखा आपको 5 का स्क्वायर तो 25 लिख लिए, माइनस एक्स आपको दे रखा देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तो माइनस 9 लिखे, चूंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, या 16 को अंडर रूट से बाहर किए तो आ गया 4 ओमेगा। बोल रहा है कि यही एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल हो गया वेलोसिटी के। तो पहले यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, यही एक्सेलरेशन देखो ओमेगा स्क्वायर और एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 4 ओमेगा के बराबर, ओमेगा से ओमेगा कट हो गया तो एक ओमेगा विल बी इक्वल टू आ गया 4/3 और ओमेगा होता क्या है 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से आपको टी मिल गया तो टाइम पीरियड टी विल बी इक्वल टू 6 पाई डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 2 सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी 3 पाई बाई 2 सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट
Question number 103. In a semiconductor, the number density of intrinsic charge carriers at 27 degrees Celsius is 1.5 into 10 power 18 meter cube. If the semiconductor is doped with the impurity atom, the whole density, यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दे रखा, तो Ni का वैल्यू दे रखा आपको 1.5 into 10 to the power 18 पर मीटर क्यूब, ये मिल गया। और जैसे ही हमें यहाँ पे इम्प्योरिटी मिला गया, तब उस केस में होल डेंसिटी इंक्रीज करके हो गया 4.5, यानी कि NH कंसंट्रेशन ऑफ होल दे रखा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये NH दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ होल, ये वैल्यू आपको दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर पर मीटर क्यूब में है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द डोप्ड सेमीकंडक्टर पूछा गया x इंटू 9, तो x का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो जरा यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलिटी से, तो क्या इसको लिख सकते हैं Ne इंटू NH विल बी इक्वल टू N इंटू आई स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Ne विल बी इक्वल टू Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। Ni आपको दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 18 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH का वैल्यू दे रखा है आपको 4.5 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर यहाँ पे 18 है उससे मल्टीप्लाई करके देखें यहाँ पे, तो रिजल्ट आएगा आपके पास। तो पूछा है यहाँ पे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ से Ne की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान दीजिएगा 23 और यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 21 के बराबर। तो पूछा क्या आपसे 5 इंटू एक्स इंटू 10 पावर 9, तो सिर्फ आपसे x पूछ रहा, तो अगर इसको और सॉल्व करें तो ये मिलेगा 5 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 9, तो यही आपके पास x आ गया। तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 12 पर मीटर क्यूब। Question number 104. A block of 4√3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T. अगर हम लोग यहाँ पे देखिए बात करें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इसका दो कंपोनेंट होगा टेंशन का। यहाँ पे ये 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। जिधर एंगल उस तरफ जाता है कॉस कंपोनेंट, तो टेंशन का कॉस कंपोनेंट, और इधर जाएगा टेंशन का साइन कंपोनेंट, दैट इज T sin 30 एट इक्विलिब्रियम। यही T sin 30 इक्वल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम T sin 30 बैलेंस्ड बाई फोर्स F एंड T cos 30 बैलेंस्ड बाई इसका जो वेट दे रखा है mg के बराबर। और यही mg का वैल्यू कितना हो जाएगा 40√3, बिकॉज 4√3 इंटू जी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को यहाँ पे डिवाइड किया, तो आ गया वैल्यू आपके पास tan 30 विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई 40√3, और tan 30 होता है 1/√3 के बराबर। तो यहाँ से F का वैल्यू आ गया 40 न्यूटन के बराबर। पूछा आपसे टेंशन क्या होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन से बात करें तो T sin 30 का वैल्यू 1/2 विल बी इक्वल टू F, और F आपको मिला 40 न्यूटन, तो टेंशन यहाँ से आ जाएगा आपके पास 80 न्यूटन, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105. A convex lens of focal length 30 cm produces images of the same magnification when an object is kept at two distances x1 and x2. दे रखा है यहाँ पे x1 x2 से बड़ा है फ्रॉम द लेंस, द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 क्या होगा ये पूछा गया। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात किया गया, तो कॉन्वेक्स लेंस दो इमेज बनाते हैं, रियल एंड वर्चुअल, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेज होता है वो फॉर्मेशन रियल एंड वर्चुअल के टर्म में। अगर हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, तो जानते हैं फार्मूला F/F प्लस यू। रिमेंबर लेंस है यहाँ पे F प्लस यू, मिरर होता तो यहाँ पे F माइनस यू लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ टर्म मिसिंग है, यहाँ पे दे रखा है सेम मैग्निफिकेशन अगर है, तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है मैग्निफिकेशन का, जो कि होगा 3, तभी आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे मिसिंग है, तो उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसीडर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन जब ये रियल इमेज बनाएगा तब उस केस में मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लिखेंगे, और जब यही कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तब उस केस में मैग्निफिकेशन, जो कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल। अभी रियल लिख रहे हैं तो यहाँ लिखे -3 इज इक्वल टू F। फोकल लेंथ चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस का होगा 30 डिवाइडेड बाई प्लस का 30 प्लस का U,
यहाँ पे u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास -30 माइनस u विल बी इक्वल टू 10, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर इसको इधर कंसीडर किए तो ये आ गया आपके पास u इज इक्वल टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो इस u को अब x1 माने या x2 माने, तो हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे होता है तब वहाँ पे इमेज बनेगा वर्चुअल, यानी कि सबसे पास में होगा। और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से बियॉन्ड द फोकल लेंथ होगा तब उस केस में इमेज कैसा बनता है, यहाँ पे रियल। तो ये वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पे x1 का, चूंकि यहाँ पे x1 x2 से बड़ा दे दिया गया। सेकंड केस में इसी मैग्निफिकेशन की वैल्यू को अब यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस का 3, जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो गया तो प्लस का 30 डिवाइडेड बाई प्लस का 30 एंड प्लस का u लिख रहे हैं इस केस में। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया आपके पास 30 प्लस u विल बी इक्वल टू प्लस का 10, या फिर u का वैल्यू आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे होगा x2। पूछा आपसे कि x1 और x2 का रेशियो क्या होगा, तो अगर यहाँ से x1 रेशियो x2 लिखा जाए तो x1 का रेशियो, x1 वैल्यू आया आपके पास -40 और ये वैल्यू आपके पास आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 2:1। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, question number 106. The pitch of the screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. When nothing is put between the jaws, the zero of the circular scale lies 6 division below the reference line. अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखिए, below the reference line, it means ये हो गया कि यहाँ पे जो एरर होगा वो पॉजिटिव एरर कहलाएगा। अगर एरर पॉजिटिव है तो इसी को कैलकुलेशन में हम लोग जीरो करेक्शन की वैल्यू पुट करते हैं। एरर अगर पॉजिटिव है तो पुट करेंगे करेक्शन में नेगेटिव, और अगर एरर यहाँ पे नेगेटिव है तो करेक्शन में उसको पुट करते हैं हम लोग एज ए पॉजिटिव। ये हम लोग जानते हैं थ्योरेटिकली पार्ट। व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉज, द सेकंड लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल। सेकंड लीनियर डिवीजन, ध्यान दीजिएगा, सेकंड बोला गया लीनियर स्केल लेकिन डिवीजन दे दिया गया है ना, इज क्लियरली विजिबल वाइल 64 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। द रेडियस ऑफ वायर पूछा और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं पहले डायमीटर का। तो अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो जानते हैं डायमीटर का फार्मूला, डायमीटर विल बी इक्वल टू MSR, मेन स्केल रीडिंग, प्लस CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से, प्लस या माइनस जीरो एरर या करेक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जीरो करेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। ये आ गया अपने पास फार्मूला। लेकिन यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग है और उसमें दे रखा है मेन स्केल में सेकंड लीनियर, ध्यान दीजिएगा, डिवीजन दे रखा है। अगर यहाँ पे सेकंड डिवीजन है तो रीडिंग लिखने के लिए इन केस ऑफ मेन स्केल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग पिच से, और पिच यहाँ पे दे रखा है आपको 1 mm, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किए 1 mm, तो ये मिल गया आपको रीडिंग MSR का। ये आ गया 2 mm। प्लस CSR की बात करें तो सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये आपको दे रखा है 64, तो इसको लिखे हम लोग 64 इंटू मल्टीप्लाई किए लीस्ट काउंट का, और लीस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 mm डिवाइडेड बाई सर्कुलर स्केल डिवीजन आपको दे रखा है 100, तो ये वैल्यू आ गया 0.01 ऑफ mm। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट की वैल्यू को लिख लिए 0.01 और ये मल्टीप्लाई होकर ये भी हो गया आपके पास mm में। रिमेंबर, चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि रेफरेंस लाइन के ठीक नीचे यहाँ पे बिलो लाई कर रहा है सर्कुलर स्केल का 0, तो यहाँ पे जो एरर होगा वो पॉजिटिव एरर होगा, तो करेक्शन में उसको हम लोग लिखेंगे माइनस। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे रखा है 6 डिवीजन, अगेन यहाँ पे डिवीजन आ गया। तो डिवीजन शब्द जब भी आए तो मेन स्केल रीडिंग में लिखने के लिए पिच से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि सर्कुलर स्केल और करेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऑलवेज यहाँ पे लीस्ट काउंट से। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई कर दिया इसको लीस्ट काउंट से 0.01 और ये भी आ गया mm में। अब आपको मिल गया यहाँ पे रीडिंग। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 2 + 64 माइनस ऑफ 6 दैट इज 58 हो जाएगा, ये 0.01 और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे mm के बराबर। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 2.58 mm के बराबर, ये वैल्यू आ गया आपके पास। जैसे 2.58 mm आ गया तो यहाँ पे पूछा आपसे रेडियस। अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हम लोग जानते हैं, रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर का हाफ
कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया 2.58 डिवाइडेड बाई 2 किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 1.29 mm, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। दे आर गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला देखो दे रखा है, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 6 × 10⁻30 कूलम इज इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी 0। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे जानते हैं अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज इन केस ऑफ डायपोल की बात करें तो एक चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज यहाँ पे इनक्लोज कितना हो जाएगा 0, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। तो यहाँ पे असर्शन तो यहाँ करेक्ट हो गया। रीजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तभी यहाँ पे फ्लक्स 0 हो रहा है। तो इसका मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, question number 108. For determination of a specific heat of aluminium in an experiment, a sphere of aluminium of mass 0.8 kg is heated to 200 degrees Celsius and immediately put into water of volume 400 cc at 30 degrees Celsius, kept in a calorimeter of water equivalent 0.08 kg. Final temperature of the system is 600 degrees Celsius. Then find the specific heat of aluminium, और दे रखा है 4.2 जूल इक्वल टू है 1 कैलोरी के बराबर। अगर यहाँ पे ध्यान दें हम लोग तो एल्युमिनियम चूंकि हायर टेम्परेचर पे, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा, यानी हीट गिवन बाय द एल्युमिनियम। तो हीट को गेन कौन करेगा, वाटर, चूंकि वाटर है कहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय एल्युमिनियम लिख लेंगे। एल्युमिनियम मस्ट बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर, आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे हीट गेन्ड बाय वाटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका मास m, चूंकि आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मानना नहीं, यहाँ पे दे रखा है, देखिए 0.8, तो यहाँ पे इसका मास लिखे हम लोग 0.8 मास आ गया, चूंकि q के बराबर होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो मास लिख लिए, c इसका पता करना है तो c लिख लेते हैं, डेल्टा टी तो इसका टेम्परेचर जो चेंज हुआ वो 200 से लेकर दे रखा है, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आपके पास दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में चला गया 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ये लिख लिया हम लोग यहाँ पे 200, चूंकि डिफरेंस लिख रहे हैं, और जब डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ पे ये डिग्री साइन को हटा दे रहे हैं, ये ऐसा लिख लिए, इनटू 200 माइनस ऑफ 60 विल बी इक्वल टू, अब हीट गेन बाय वाटर, तो वाटर का मास नहीं दे रखा है लेकिन वाटर का देखो वॉल्यूम दे रखा है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि मास बराबर क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, वॉल्यूम आपको दे रखा है 400 cc, तो 400 इंटू 10⁻⁻, चूंकि क्यूबिक मीटर होता है ये, तो -6 हो गया, तो ये वैल्यू आपको मिल गया 400 इंटू 10⁻⁻3, जिसको आप लिख सकते हैं 0.4। तो ये मास ऑफ द वाटर मिल गया, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, वॉल्यूम गिवन था, वो हम लोग पता कर लिए। और साथ साथ में देखिए वाटर इक्विवेलेंट भी दे रखा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल बात करें तो टोटल मास हो जाएगा, तो मास ऑफ द वाटर दे रखा है 0.4 प्लस मास ऑफ द इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 0.08 इंटू सी ऑफ वाटर, और सी ऑफ वाटर यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में जानते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसा जानते हैं हम लोग। तो इसी 1 कैलोरी की वैल्यू दे रखा है 4.2 जूल, तो 4.2 तो लिखे, लेकिन ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केजी में लिख रहे हैं, यहाँ मास भी केजी में लिख रहे हैं, तो ये भी किस में होना चाहिए, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास जूल पर केजी इंटू केल्विन। तो ये वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, तो 4.2 इंटू 10⁻³ इंटू, अब इसका टेम्परेचर देखो लिखना है 30 डिग्री सेल्सियस पे था, 60 पे जाना है, तो इसको लिखेंगे 60 माइनस 30, ये वैल्यू लिख लिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व किए तो c का एक वैल्यू आ गया, सारी वैल्यूज को यहाँ सॉल्व करने के बाद में c का वैल्यू आ जाएगा 540 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109।
टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, their de Broglie wavelengths are lambda 1 lambda 2 respectively. The particle suffers perfectly in elastic collision. The de Broglie wavelength lambda of the final particle is given by. देखिए फाइनल पार्टिकल पूछा गया, तो पहले आपके पास यहाँ पे दो पार्टिकल है, मान लीजिए जिसका लीनियर मोमेंटम यहाँ पे एक P1 है, दूसरे का P2 है, और ये दोनों कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लीनियर मोमेंटम P1 P2, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो थर्ड यहाँ पे पूछा फाइनल पार्टिकल का क्या होगा, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P1 प्लस P2 मस्ट बी इक्वल टू, फाइनली उसको लिख ले रहे हैं P3। और अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा P1 प्लस P2 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P3 के बराबर। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट जानते P1 स्क्वायर प्लस ऑफ P2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ P1 इंटू P2 इंटू कॉस ऑफ 90, क्योंकि बोथ आर एट 90 डिग्री, मस्ट बी इक्वल टू P3। कॉस 90 हो गया 0, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला क्या, P1 स्क्वायर प्लस ऑफ P2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P3। इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, और सिंस हम लोग जानते हैं P इक्वल टू H बाई लैम्डा होता है इन केस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो यहाँ से क्या P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन 3, तो ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट 110, next question. An inductance coil has an impedance of 160 ohm. When an AC signal of frequency 500 Hz is applied to the coil, the applied voltage leads the current by 45 degree. The self inductance of the coil. देखिए अगर हम लोग यहाँ पे फेज के टर्म में बात करें तो tan phi will be equal to XL डिवाइडेड बाई आर, चूंकि यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट दे रखा है और ये आगे आपको दे रखा है 45 डिग्री, tan 45 हो गया 1, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया कि XL विल बी इक्वल टू कैपिटल R। क्वेश्चन में साथ में इम्पीडेंस दे रखा है, अगर हम लोग यहाँ पे इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और बोथ आर सेम, तो क्या यहाँ से Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2XL स्क्वायर लिख सकते हैं, चूंकि R भी यहाँ पे XL के बराबर है और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 160 के बराबर Z, तो इसको लिख लिया 160। तो यहाँ से देखिए XL का वैल्यू आ गया 2 इंटू XL स्क्वायर विल बी इक्वल टू 160 इंटू 160, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिए तो देखिए ये क्या मिला आपको, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे तो ये वैल्यू आ गया आपके पास XL का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 इंटू 160। तो यहाँ से एक्सेल स्क्वायर मिल गया, तो एक्सेल का वैल्यू आ जाएगा भाई, तो एक्सेल को डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। वैसे भी आप जान रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप लिखेंगे भी तो ये √2XL हो जाएगा, ये 160 आ जाएगा। देखो इसको और अगर हम शॉर्टकट में चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लेंदी ना लिखने के बाद भी हम लोग इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या करें, क्या इसको हम लोग √2 इंटू एक्सेल भी लिख सकते हैं 1/160, तो यहाँ से एक्सेल नहीं आ जाएगा आपके पास 160 डिवाइडेड बाई √2 से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आपको मिल गया 80√2। तो यहाँ से एक्सेल को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 80√2 ओम के बराबर, और एक्सेल होता क्या, ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 80√2 ओम, और ओमेगा यहाँ पे दे रखा है 2 पाई एफ इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू 80√2, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी आपको दे रखा है 500 हर्ट्ज के बराबर, और कैपिटल एल यही इंडक्टेंस है जो पूछ रहा है आपसे 80√2। तो ये वैल्यू सॉल्व किए तो ये वैल्यू यहाँ से एल का आ गया 36 मिली हेनरी के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 111. A body of mass 1 kg collides head-on elastically with a stationary body of mass 4 kg. After collision, the small body reverses its direction of motion and moves with a speed of 3 meter per second. The initial speed of the smaller body before collision is x by 2 meter per second, where x is. देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि एक यहाँ पे स्मॉलर बॉडी है और एक दूसरा यहाँ पे दूसरा बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी इसका मास दे रखा है यहाँ पे 1 kg और दूसरे बॉडी का यहाँ पे मास दे रखा है 4 kg। ये कैसा है, रेस्ट पे, तो इसका U2 0, ये यहाँ पे जाके इससे स्ट्राइक किया U1 से, और कोलिजन कैसा आपके पास दे रखा है यहाँ पे इलास्टिकली, तो E का वैल्यू हो गया 1 आफ्टर कोलिजन 1 kg वाला,
और ये हो गया 4 kg। ये मूव किया V2 से। पूछ रहा है, यहाँ पे दे रखा है स्मॉलर वाला बॉडी रिवर्स कर गया अपने डायरेक्शन में, यानी कि इस स्पीड में ये V1 से रिवर्स चला गया, जिसका वैल्यू दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा इनिशियल स्पीड क्या होगा, तो अगर हम लोग V1 के टर्म में बात करें तो V1 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2, चूँकि e का वैल्यू 1 हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e, जिसको e को 1 लिख रहे हैं चूँकि यहाँ पे e का वैल्यू 1 ले लिए, ये हो जाएगा m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, लेकिन u2 0 तो ये 0 हो गया। ये वैल्यू रिवर्स कर गया तो -3 लिखे, चूँकि डायरेक्शन में रिवर्स हो गया। पहले का मास 1 है, दूसरा मास दे रखा है माइनस का, ये 4 हो गया, तो ये 1 प्लस 4 इंटू लिखे यहाँ पे u1। देखो 3 से 3 ये कट हो गया, ये -3 कट हो गया, तो यहाँ से u1 का वैल्यू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको दे रखा है u1 का वैल्यू, एक्चुअल में दे रखा है आपको x/2। तो देखना है यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो x विल बी इक्वल टू 10। अगर 10 यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको इसका वैल्यू, तो ऑप्शन विल बी 4, x मस्ट बी इक्वल टू 10। नेक्स्ट, in an electric circuit, a cell of certain EMF provides a potential difference of 1.6 volt across a load resistance of 4 ohm. However, it provides a potential difference of 1.5 volt across a load resistance of 3 ohm. The EMF of cell is given by x/5V. Then the value of x is, देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अगर यहाँ सेल की बात करें तो सेल का ये एक EMF और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसी को डिफाइन करते हैं सेल को, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग सेल। इसके टर्मिनल के अबाउट एक लोड रजिस्टर जिसको कैपिटल आर है वो दे रखा है यहाँ पे, ये कैपिटल आर। तो कह रहा है यहाँ पे कैपिटल आर के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1.6 वोल्ट। तो चूंकि अगर यहाँ पे सेल है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, तो आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, आई विल बी इक्वल टू EMF ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो पोटेंशियल डिफरेंस अबाउट कैपिटल R लोड रजिस्टर विल बी इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू R, और I का वैल्यू लिखे E इंटू R डिवाइडेड बाई R प्लस R। सारी वैल्यूज यहाँ पे देखो दे रखा है। फर्स्ट केस में V दे रखा है आपको 1.6 विल बी इक्वल टू E। EMF ऑफ द सेल पूछ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू फर्स्ट केस में है 4 ओम, तो यहाँ 4 लिखे डिवाइडेड बाई 4 प्लस R। सेकेंड केस में यही वैल्यू दे रखा है 1.5, उस केस में E और ये कैपिटल R का वैल्यू दे रखा है आपको 3 ओम, तो यहाँ पे 3 लिख लिए डिवाइडेड बाई 3 प्लस R। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, जैसे डिवाइड किए तो ये वैल्यू आ गया, देखिए 4 से ये कट हो गया तो ये आ गया 0.4 E डिवाइडेड बाई 4 प्लस R। और इसकी वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो ये आ गया आपके पास 0.5 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 3 प्लस R। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिवाइड किए तो देखिए 0.4 डिवाइडेड बाई 0.5 विल बी इक्वल टू E से E कट हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस R डिवाइडेड बाई 4 प्लस R। तो मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया 16 प्लस 4R, बिकॉज पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, विल बी इक्वल टू 15 प्लस 5R। तो यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू आ गया 1 ओम के बराबर। जैसे स्मॉल r का वैल्यू मिल गया यहाँ पे 1 ओम के बराबर, तो देखो यहाँ पे पुट कर दिए तो E का वैल्यू आ गया, किसी में पुट कर लीजिए 0.5 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये हो गया E बाई 4। तो ये वैल्यू आ गया E का वैल्यू 2 वोल्ट के बराबर, 2 वोल्ट। और दे रखा है E का वैल्यू x बाई 5, तो 5 अगर x की वैल्यू पूछा x क्या होगा, x अगर 10 होगा तभी ये 10 बाई 5 2 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, consider a uniform wire of mass m and length 12. It is bent into a semicircle. Its moment of inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through the center. पहले एक यहाँ पे वायर दे रखा है, इसका टोटल लेंथ है 12 के बराबर, इसको कन्वर्ट कर दिए एक सेमी सर्कुलर रिंग में, ऐसे कन्वर्ट कर दिए, जिसका यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट सेंटर से पास होने वाला तो इसका रेडियस R है। इसके अबाउट पूछ रहा है आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये पॉइंट P है। देखिए बोल रखा है लाइन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द वायर पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें तो चूंकि टोटल लेंथ यहाँ 2L मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पाई R के बराबर,
जहाँ पे आर इसका रेडियस, तो यहाँ से आपको रेडियस मिल गया, रेडियस विल बी इक्वल टू 2L डिवाइडेड बाई पाई। अगर यहाँ पे इसका मास m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I अबाउट पॉइंट P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे तो ये होता है m इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो m लिखे और r की यहाँ पे बात हो रही है, तो रेडियस दे रखा है आपको 2L डिवाइडेड बाई पाई, तो 2L डिवाइडेड बाई पाई का होल स्क्वायर तो विल बी इक्वल टू 4ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखा आपको 4ml स्क्वायर डिवाइडेड पाई स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, 114. In a Young's double slit experiment, the width of one of the slit is 4 times the other slit. The amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width. देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल है स्लिट विथ के, और विथ के बारे में बोला गया कि विथ वन ऑफ द स्लिट इज 4 टाइम्स द अदर स्लिट। तो अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ बात करें A1 बाई A2, अगर A1 के लिए यहाँ पे विथ W1 है तो इसके लिए 4 टाइम्स ऑफ W1 के बराबर, तो ये आ गया 1/4 के बराबर, यानी कि A2 का जो वैल्यू होगा वो आ गया 4A1 के बराबर। पूछ रहा है आपसे एम्पलीट्यूड आपको मिल गया, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो मैक्स और मिन इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, जो कि होता है A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और A1 A2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे A2 जगह पे लिख सकते हैं 4A1, तो ये हो जाएगा 5 ऑफ A1 डिवाइडेड बाई A2 की जगह पे 4, तो ये 3 ऑफ A1 माइनस में भी लिख सकते हैं आप, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा तो ये टर्म आप मिल जाएगा आपको पॉजिटिव, तो 25 डिवाइडेड बाई 9, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, A longitudinal wave is represented by x is equal to 12 sin 2 pi nt minus x by lambda सेंटीमीटर में दे रखा है। The maximum particle velocity will be 3 times the wave velocity if the determined value of wavelength is equal to। तो यहाँ पे पूछा गया कि determined value या wavelength क्या होगा। अगर इस एक्सप्रेशन को और ध्यान से देखें तो क्या आप लिख सकते हैं x will be equal to 12 times of sin, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हो गया 2 पाई nt, जहाँ पे n यहाँ फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस 2 पाई x डिवाइडेड बाई लैम्डा, लेकिन सेंटीमीटर में ऐसा लिख लिया। चूंकि ये पोर्शन दे रखा है या फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव दे रखा है जो टाइम का फैक्टर है, तो यहाँ वेलोसिटी पता करने के लिए, जो कि वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी को बताएगा, इसलिए वीपी लिख रहे हैं। तो यहाँ पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्योंकि दूसरा फंक्शन यहाँ पे आपको और भी दे रखा है यहाँ पे x के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी डिफ्रेंशिएट किया तो 12 आया, साइन का यहाँ पे कॉस मिलेगा, 12 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन लिख लिया कॉस, और 2 पाई n इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, और साथ में यहाँ पे t का फैक्टर और आएगा तो उसको लिख लिया यहाँ पे 2 पाई n डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। तो यहाँ पे ये Vp विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू मिल गया आपको 24 पाई इंटू एन इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एन टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। कंपेयर किया जाए अगर ये पार्टिकल वेलोसिटी तो यही तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ से एक रिजल्ट हम लोगों को मिल गया वी मैक्स, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपके पास है 24 पाई इंटू एन के बराबर। और यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि वेव वेलोसिटी की बात करें तो वेव वेलोसिटी जिसको सिंपली v से लिख रहे हैं, v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। अब बोल रहा है यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है, सॉरी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 3 टाइम्स। तो ये देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो 3 टाइम्स है वेव वेलोसिटी का। पार्टिकल की वैल्यू पुट कर दिया 24 इंटू एन इंटू पाई विल बी इक्वल टू 3 इंटू एन इंटू लैम्डा के बराबर। एन से एन कट हो गया, 3 से ये कट हो गया, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया आपका 8 इंटू पाई सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैच द कॉलम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एसी जनरेटर, तो ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, तो एसी जनरेटर ए का होना चाहिए सेकंड। तो ए का सेकंड जहाँ पे होगा वो ऑप्शन होगा करेक्ट, तो या तो ऑप्शन फर्स्ट होगा तो ऑप्शन सेकंड होगा, या तो ऑप्शन बस फर्स्ट एंड सेकंड में दो ऑप्शन दिखेगा।
ट्रांसफार्मर चूंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ये बेस्ड होता है, इसको चेंजिंग फ्लक्स चाहिए ऑपरेट होने के लिए, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट हो। तो बी का होना चाहिए 4, तो बी का 4 यहाँ भी दिख रहा, बी का 4 यहाँ नहीं दिखा, तो आप ऑप्शन डायरेक्ट यहीं से टिक कर सकते हैं फर्स्ट। थर्ड रेजोनेंस कॉलम टू अकर, तो यहाँ पे बोथ होना चाहिए क्या, एल और सी, यानी कि ताकि टैंक सर्किट बनाए, पैरेलल टैंक सर्किट, ताकि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिले 1/2π/L/LC, तभी यहाँ पे आएगा रेजोनेंस का। और शार्पनेस बताता है क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया 4, सी का हो गया फर्स्ट एंड डी का हो गया थर्ड, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 117 question number. A projectile is projected at 30 degree from horizontal with initial velocity 60 meter per second. The velocity of the projectile at t equal 3 second from the start will be given. Given दे रखा है आपको g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए किसी वेलोसिटी को u से, वो जो u आपको दे रखा है 60 मीटर पर सेकंड। तो ये पार्टिकल अगर यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री, ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है यहाँ पे t बराबर 3 सेकंड पे क्या होगा वेलोसिटी। तो पहले ये चेक कर ले कि पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने में इसको हाईएस्ट पॉइंट, अगर ये इसका इनिशियल पॉइंट तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है b। तो पूछ रहा है पहले हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग TO2A, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जो कि होगा आपके पास u sin थीटा डिवाइडेड बाई g के बराबर। चूंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल इसलिए ऐसा लिखे, ये हो गया 60, sin 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 10, तो यही देखो आ गया 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पे होगा, अपने हाईएस्ट पोजीशन पे, जहाँ पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ मिलता है आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है यहाँ पे 0। तो Vx हो गया ux के बराबर, दैट इज विल बी इक्वल टू u cos थीटा। और यही आपसे पूछा कि वेलोसिटी क्या होगा, तो Vx विल बी इक्वल टू 60, u दे रखा है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये आपके पास आ गया 30√3 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट है यहाँ पे x1, इसका यहाँ पे आउटपुट दे रखा है मान लेते हैं x2। x1 की बात करें तो क्या x1 को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे और ये और गेट है तो a प्लस बी। x2 के लिए बात करें तो यहाँ पे एंड गेट का यहाँ पे आउटपुट है, तो इसको लिखेंगे हम लोग a इंटू बी। और अगर हम लोग यहाँ c की बात करें तो c विल बी इक्वल टू, यहाँ पे नैंड गेट दे रखा है तो x1 इंटू x2 का होल बार, और x1 x2 की वैल्यू अगर पुट करें तो यहाँ से देखिए आपको रिजल्ट मिल गया, ये आ गया आपके पास a प्लस बी इंटू ये आ गया आपके पास ए बी का होल बार। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इसको आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी बी। हम लोग जानते हैं जब भी सिग्नल का होल बार, यहाँ पे होल बार आ गया, जब भी सिग्नल का डबल बार हो तो ये भी हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, सिंगल एक हो जाएगा तो ये हो गया ए बी बार, ए बी और प्लस ऑफ ए बी का होल बार, दो 1 + 1 हो या 0 + 1 0 हो, चूंकि ये और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यही क्या बन जाएगा आपके पास सिंगल ए बी बार। और ए बी बार जैसे ही आ गया तो ये क्या बन गया आपके पास नैंड गेट, तो आप लिख सकते हैं इसको सेकंड ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी सिंगल यहाँ पे दो मल्टीप्लाई हो, हाँ ये भी ध्यान देना कि अगर एक आपके पास ए है इंटू दूसरा ए बार है तो इसका रिजल्ट आएगा 0, लेकिन a इंटू ए हो तो ये a आता है। रीजन क्या है, अगर a को आप 0 ले तो 0 इंटू 0 0 आएगा, अगर a को आप 1 ले तो 1 इंटू 1 1 आता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करके लिखे तो ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर, द सरफेस एनर्जी ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस एनर्जी की बात करें तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा A के बराबर, जहाँ पे चेंज इन एरिया सरफेस टेंशन T और चेंज इन एरिया मिलेगा आपको 4 पाई इंटू r²। तो यही सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया r² के, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 120
Next question number 123. A circular ring of diameter 40 cm has a resistance of 0.2 ohm. The net charge that will flow through the ring if it is turned from a position perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 Tesla to a position parallel to the field is about. देखिए कहने का मतलब है कि एक पहले आपके पास लूप कुछ ऐसा था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड था. मान लेते फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड, इसका यहाँ पे अब इसको लूप को ऐसे नहीं ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अब इसको जस्ट परपेंडिकुलर में ऐसे घुमा दिए, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपको एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा. एरिया वेक्टर भी अगर इसी डायरेक्शन में चला गया तो आपको पता है कि फ्लक्स अब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट ए के बराबर विल बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पे क्या हो गया 0. तो यहाँ से आपको फ्लक्स मिल गया बी इंटू ए के बराबर, जहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड ए एरिया. तो पूछा कि आपसे चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज की बात करें तो Q विल बी इक्वल टू होता है चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे ये वैल्यू है आपके पास बी ए डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, दिस इज द चार्ज. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2.5 टेस्ला, तो ये 2.5 लिखे इनटू एरिया, एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर डायमीटर है, तो क्या इसको 20 सेंटीमीटर, तो -2 इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए. ध्यान देना डायमीटर 40 है तो रेडियस लिख रहे हैं हम लोग. डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है आपको 0.02 ओम. तो यही चार्ज का वैल्यू जब सॉल्व किए, इसका वैल्यू पुट किए तो ये आ गया 15.7 कूलम. तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट question number 121. A thermodynamic process is carried out from the original state D to an intermediate state E by the linear process shown in figure. The total work done by the gas from D to E and D to E then E to F, यानी आपसे पूरे साइकिल का नहीं पूछा कि आप इसका एरिया पता करेंगे, चूंकि ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है. कंप्लीट साइकिल का पूछता तो आप इसका कंप्लीट एरिया पता कर लेते हैं. अभी तो आपसे पूछा सिर्फ डी टू ई टू एफ के बीच में. तो पहले देखिए आपके पास, आपको पता कर दूंगा यहाँ पे 2 वर्क डन. तो यहाँ पे अगर टोटल वर्क डन की बात करें हम लोग फॉर प्रोसेस के लिए, तो वर्क डन हो जाएगा अंडर डी टू ई के लिए प्लस वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ के लिए. 2 यहाँ पे पोर्शन मिलेगा आपको. अगर हम लोग यहाँ डी टू ई के लिए बात करें तो देखिए आपके क्या मिला है, यहाँ पे ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ट्रेपेजियम. तो वर्क डन, चूंकि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है तो एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड. तो पहला आपको दे रखा है 900, दूसरा आपको दे रखा है 300 इंटू बेस लिखते हैं, वो बेस आपको दे रखा है 8 - 4 प्लस. अब इसकी बात की ई टू एफ के लिए, तो देखिए आपके लिए रेक्टेंगल बन रहा है. अब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला पोर्शन इसके लिए लिख रहे हैं ई टू एफ के लिए रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, तो उसके लिए एल इंटू बी. तो एक आपके पास आप जा रहे हैं ई से एफ की तरफ, तो ये फाइनल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू हाइट. हाइट कितना दे रखा आपको 300. यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू हो गया 4, ये हो गया 1200 इंटू ये आया 4 और 2 से कट हो गया तो 2 प्लस नहीं, अभी आ जाएगा यहाँ पे माइनस, चूंकि यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में, ये 4 - 8 लिखे तो माइनस, ये हो गया 4 और ये हो गया इससे 1200, ऐसा माइनस किए तो ये कितना हो गया भाई 1200. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1200 जूल के बराबर. तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 122. The drift velocity of the electron in a copper wire of length 5 meter under the application of a potential difference of 400 volt is 2 × 10⁻³ meter per second. Their mobility is, देखिए क्या होगा मोबिलिटी की बात करें तो भाई मोबिलिटी का फार्मूला म्यू विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखिए ये वैल्यू आपको दे रखा है वी डी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या पोटेंशियल डिवाइडेड बाई लेंथ, क्योंकि dv/dx होता है ऐसा जानते हैं हम लोग. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी म्यू विल बी
सॉरी मोबिलिटी म्यू विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ आपको दे रखा है 5 मीटर, तो 5 लिख लिए, डिवाइडेड बाई अप्लाइड पोटेंशियल दे रखा है आपको 400। तो देखिए जैसे यहाँ पे सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट 123 question number. The distance x of a particle moving in a one dimension under the action of a constant force is related to the time t by the relation t is equal to √x plus 4. Find the displacement of the particle. देखिए यहाँ पे बात करें तो जो टाइम दे रखा है वो पोजीशन का फंक्शन है x प्लस 4, तो क्या यहाँ से पोजीशन लिख सकते हैं भाई t-4 विल बी इक्वल टू √x, तो यहाँ से x आ गया आपके पास, x विल बी इक्वल टू t-4 का होल, इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। अब यहाँ पे पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा वेलोसिटी, और डिफ्रेंशिएट करें तो x की पावर n का फार्मूला तो n x की पावर n-1 इंटू x का और करेंगे तो यहाँ पे dt, x यहाँ पे t दे रखा है, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गया। और ये वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में देखो मेंशन है, दे रखा है आपको पार्टिकल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसको देखिए क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 8 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t-4, तो यहाँ से टाइम आ गया 2 से 4 कट हो गया, तो t विल बी इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया आपके पास। जैसे t बराबर 8 सेकेंड आया तो यहाँ पुट कर दिए, चूंकि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो x विल बी इक्वल टू t की जगह पे 8-4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 मीटर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 124. The meter bridge shown in the balance position with P by Q is equal to L1 by L2. If we now interchange the position of galvanometer and cell, will the bridge work? Yes, bridge will work. ये बात सही है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यानी नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर ये बेस्ड होता है। अगर इंटरचेंज कर दिया जाए सेल का और इसके पोर्शन को, तो तब भी यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में या फिर यहाँ पे अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसके इंटरचेंज होने से इसकी रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मीटर ब्रिज भी बेस्ड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। तो यहाँ पे कंडीशन मिलेगा 1। और दूसरी बात है कि जो P है वो प्रोपोर्शनल, चूंकि मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड है तो ये वाला इसके प्रोपोर्शनल लेंथ में, एंड Q जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ L2 होगा। अगर P बाई Q लिखें तो अभी भी हम लोग को मिलेगा L1 बाई L2, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 125. An open and closed organ pipe have the same length. The ratio of nth mode of frequency of vibration of two pipes. अगर हम लोग ओपन के लिए बात करें तो ओपन में इवन और ऑड दोनों मिलता है, तो आप क्या लिखते हैं NV डिवाइडेड बाई 2L, जहाँ पे n विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, चूँकि इसमें इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होते हैं और इन लेंथ यहाँ पे सेम, तो इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप को। और क्लोज की बात करें तो क्लोज में आपको मिलता है 2n-1 इंटू वी डिवाइडेड बाई 4L, जहाँ पे यहाँ पे n स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और यहाँ पे ऑलवेज ऑड हार्मोनिक्स। n की वैल्यू 1 पुट किए तो ये आ गया 1, n की वैल्यू 2 पुट किए तो ये 3 मिला, n की वैल्यू 3 पुट किए तो 5 आ गया। अब क्या पूछा है इन दोनों का, अगर यहाँ पे डिवीजन पूछा गया, देखिए द रेशियो ऑफ nth मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू पाइप्स, तो पहला दे रखा है ओपन, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे रेशियो पूछा तो FO डिवाइडेड बाई FC, V से V कट हो गया, तो यहाँ पे आप एक बार लिख लेते हैं NV डिवाइडेड बाई 2L डिवाइडेड बाई, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2n-1 V डिवाइडेड बाई 4L के बराबर VL कट हो गया, ये 4 ऊपर चला गया, तो ये मिला आपको 2n डिवाइडेड बाई 2n-1, बिकॉज 2 से 4 कट होगा और 2 ऊपर आ गया, तो ऑप्शन दिखा 4। नेक्स्ट 126 question number. A ray of light passes through 4 transparent media with refractive indices n1, n2, n3, n4 as shown. The surface of all media are parallel. If the emergent ray D is parallel to incident ray AB, then देखिए completely ये theoretical part हो गया। हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये तभी पॉसिबल होगा जब
इफ़ ये कंडीशन है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बराबर हो जाए n4 के, तो यहाँ पे रे जो AB होगा, AB रे पैरेलल होगा रे ऑफ DE के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इस पॉइंट पे I1 है विल बी इक्वल होगा एंगल ऑफ इमरजेंस अगर लास्ट में यहाँ पे I4 है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे बाउंड्री ऑलवेज यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, यहाँ पे हर एक बाउंड्री पैरेलल में कोई भी इंक्लाइंड ना हो, अदरवाइज ये फिर आप नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट question number 127. Copper of fixed volume V is drawn into wire of length L. When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? तो पहले यहाँ पे अगर यंग्स मॉडुलस की बात करें तो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लिख लिए, और स्ट्रेस होता क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन होगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस को लिख लेते हैं एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लेकर आना है, फोर्स रिमेन सेम और लेंथ के टर्म में बात कर रहा है, इसलिए क्या करें हम लोग यहाँ पे लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे एरिया के बजाय अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख पाएंगे हम लोग। और ये टर्म मिल गया आपको वॉल्यूम, चूंकि एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रखना है, सेम मटेरियल का बना कॉपर का, तो यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। और फोर्स यहाँ पे देखो बोला गया कि सेम यानी कांस्टेंट फोर्स, ये देखिए कांस्टेंट फोर्स, तो ये भी टर्म कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल दिखा एल स्क्वायर को, तो ये फॉर्मेट बन गया y इक्वल टू mx फॉर्मेट में, यानी स्ट्रेट लाइन। ये तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा एल वर्सेज एल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करें। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question number 128. In a diffraction pattern due to a single slit of width A, the first minima is observed at an angle 30 degree when light of wavelength 6000 angstrom is incident on the slit. पहले इस स्टेटमेंट की बात करें, देखिए सिंगल डिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो मिनिमा के लिए कंडीशन क्या है कि A sin थीटा, जहाँ पे A सेपरेशन या विद ऑफ द स्लिट है, यहाँ पे A sin थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा के लिए बात करें। और फर्स्ट मिनिमा के केस में n का वैल्यू हो गया 1, तो a इंटू साइन थीटा दे रखा आपको 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, यहाँ से हो गया लैम्डा, तो a का वैल्यू आ गया आपके पास 2 लैम्डा के बराबर। इक्वेशन 1, बाकी वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। फिर कह रहा आपको यहाँ पे द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इन केस ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, जहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3, तो n की वैल्यू 1 पुट किए तो 1 से यहाँ पे मिला, फर्स्ट की बात किया गया यहाँ पे द फर्स्ट, तो n की वैल्यू होना चाहिए 1, तो यहाँ पे n होगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये मिला आपको a इंटू साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 1 पुट करने पे ये दे रखा है क्वेश्चन में 2 लैम्डा और साइन थीटा इस बार पूछ रहा है, विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट हो गया, तो साइन थीटा आ गया आपके पास 3/4, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट 129 question number. Two bodies of masses m1 is equal to m and m2 is equal to 2m are acted upon by a constant force F for a time t. They start from the rest and acquire kinetic energy E1 and E2 respectively then. देखिए अगर यहाँ पे मास दे रखा है m1 और m2 का, तो इसके ऊपर फोर्स लगाया गया तो आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अगर लिखे तो a1 विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास m1, जो कि आपको दे रखा है f डिवाइडेड बाय m। और अगर यहाँ पे दूसरे बॉडी के लिए एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे फोर्स है f और मास है यहाँ पे m2, जो कि दे रखा है 2m के बराबर, तो ऐसा लिख लिया। दोनों का एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिला तो देखिए यहाँ पे ये फोर्स किसी टाइम t के लिए लगाया गया, अगर टाइम t के लिए लगाया तो यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी वैलिड, चूंकि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, रेस्ट से चलना शुरू किया तो u क्या हो गया 0, तो यहाँ से v1 फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो एक्सेलरेशन a1, तो ये आ गया आपके पास f इंटू टी डिवाइडेड बाई m, एंड दूसरे के लिए लिखें तो v2 विल बी इक्वल टू
एफ इंटू टी डिवाइडेड बाई 2m के बराबर। अब काइनेटिक एनर्जी बोला गया तो E1 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो यहाँ पे मास इसका m इंटू V1 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हाफ ऑफ m, और V1 स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर, तो विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये आ गया E1 का वैल्यू। एंड यहीं पे अगर E2 की वैल्यू की बात करें तो E2 विल बी हाफ ऑफ 2m, चूंकि मास 2m है, इंटू अब लिखेंगे V2 का स्क्वायर, तो E2 का वैल्यू आपको मिला 2 से 2 कट हो गया m इंटू V2 का वैल्यू दे रखा है हम लोगों को, V2 है एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m का होल स्क्वायर, यानी 4m स्क्वायर, तो E2 आ गया एफ स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, रिमेंबर ये स्क्वायर दे रखा है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू m, बिकॉज एक m से m कट हो गया। पूछा है E1 बाई E2, देखिए E1 बाई E2 का रेशियो पूछा गया, तो E1 बाई E1 दे रखा है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m, ये सब कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2:1, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 92 यूरेनियम 235 डीके 2, ये पीए का मतलब है प्रोटैक्टीनियम, ये दे रखा है आपको। एक्चुअल में ये यूरेनियम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ये डीके का ये सीरीज है। तो सबसे पहले एक्चुअल में होता क्या है कि 92 यूरेनियम ऑफ 235 ये एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज करके बनाता है थोरियम। सबसे पहले थोरियम जो कि 90, चूँकि अल्फा पार्टिकल को हम लोग जानते हैं ये 2He4 होता है, 2He4, तो यहाँ पे 2 की कमी, तो यहाँ पे 4 की, यानी 231, और फिर यहाँ पे यही थोरियम एक बीटा पार्टिकल या फिर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको, चूँकि माइनस आ गया और यहाँ पे 92 90 है, अब देखो ये 91, तो प्रोटैक्टेनियम मिलेगा आपको 91 Pa प्रोटैक्टेनियम, और ये 231, तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन नंबर, ए बॉक्स इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, ध्यान दीजिएगा कांस्टेंट पावर दे रखा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए एक इसका लॉन्ग कट मेथड होता है क्या कि पावर p इक्वल टू होता है f इंटू वी, और फिर आप f को लिखेंगे m इंटू a और a को लिखेंगे dv बाई dt इंटू वी, तब यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, तो आप एक रिलेशन बनाएंगे v इंटू डी वी इक्वल टू पी बाई एम इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा वेलोसिटी, फिर आप डिफरेंशिएट करें तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये एक मेथड है जिसको आप कर सकते हैं। एक यहाँ पे और यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पावर की बात करें तो पावर का डायमेंशन फार्मूला ये होता क्या है, पावर W/T, अगर W/T है तो इसको लिख सकते हैं mL² T-3, और ये पावर कैसा दे दिया गया कांस्टेंट, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं L² T⁻³ इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज P बाई M को कांस्टेंट मान लिया, पावर यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है। तो क्या यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि L² जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T-3 इधर लेकर जाएंगे तो किस में आ जाएगा, क्यूब में, और यहाँ से अगर L की बात करें, L क्या होता है डिस्टेंस, ये आ गया T⁻3/2, यही तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t, तो L प्रोपोर्शनल दिखा आपको T⁻3/2, तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन 2। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन नंबर, इफ EA यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन एंड EE रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, इफ पॉइंट्स आर at a distance r from the center of the dipole for r greater than a, for r greater than a क्या होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें डाइपोल को लेकर, तो डाइपोल एक कॉम्बिनेशन निगेटिव और पॉजिटिव, दो इक्वल चार्ज का कॉम्बिनेशन जिसका मैग्नेटिक डाइपोल जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
डायरेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इन दोनों लाइन को मिलाने वाली, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करें जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट का जो सेपरेशन है वो दे रखा है आपको स्मॉल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सियल पोर्शन का कहलाएगा, तो ई एक्सियल लिख रहे हैं यहाँ पे। ई एक्सियल का वैल्यू अगर यहाँ पे इसका सेपरेशन देखो दे रखा है, ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है, इसका यहाँ पे ए है, तो सॉल्व करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन, जिसका आप डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये होता है 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, जहाँ पे के क्या है 1/4πε0 और पी क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और सिमिलरली यहीं इक्वेटोरियल पोजीशन पे बात करें जो आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन विल बी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में, तो -kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले ई एक्सियल और इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो ई एक्सियल विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 masses MA and MB मूविंग विद द वेलोसिटी VA and VB इन अपोजिट डायरेक्शन। पहला जो स्टेटमेंट बोला उसको बना लेते हैं। एक यहाँ पे MA है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है VA, तो दूसरा यहाँ पे MB है जो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है VB, ऐसा लिख लिया। फिर आगे चलते हैं। कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली, यानी E का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। एंड आफ्टर द कोलिजन MA एंड MB मूव विद द वेलोसिटीज VB एंड VA। ध्यान दीजिएगा, MA जो है और जो MB है ये चलना शुरू किया विद वेलोसिटीज VB एंड VA। VB तो इधर जा रहा था तो MA भी इधर जाएगा VB, और VA इधर जा रहा था तो ये इधर जाएगा VA से। ये लैंग्वेज यहाँ पे ध्यान देना आपको। देन द रेशियो ऑफ MA MB पूछा गया है आपसे, तो फ्रॉम COLM की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से MAVA ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे MBVB इनिशियली। अब फाइनली लिखने चल रहे हैं हम लोग, वी विल बी इक्वल टू माइनस का MAVB और ये हो जाएगा प्लस का MB इंटू VA। आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए तो MA यहाँ पे कॉमन ले लिए तो मिला आपको VA, इधर कॉमन लिए तो ये आ गया प्लस का VB विल बी इक्वल टू, इधर लेकर गए MB यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये भी आपको मिला VA प्लस VB। यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे कट हो गया तो ये क्या मिला आपको MA इज इक्वल टू आ गया MB, यानी दोनों का रेशियो किसके बराबर 1 के बराबर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 134. Two similar coils of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other. पहले इस स्टेटमेंट को बना लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा है, दोनों कंसेंट्रिक हैं लेकिन दोनों का प्लेन कैसा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मान लेते इसमें करंट ऐसा I1 है तो इस वाले में करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है I2, ठीक है, फ्लोइंग इन द करंट। और I1 आपको दे रखा है 3I कैप, मान लेते हैं ये दे रखा है 3I कैप नहीं 3I, और ये आपको दे रखा है 4I करंट में रेस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, ये सेंटर है चूंकि यहाँ पे दोनों सेम है तो इसका मतलब इसका रेडियस R है तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा R, और ये P पॉइंट जो इसका सेंटर पॉइंट, यहाँ पे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ऐसे रखा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए कर्ल करते तो इधर गया, और इसके लिए अगर बात करें तो ये लूप ऐसे रखा हो तो कर्ल किया तो इधर चला गया, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। और किसी भी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, ऐसा लिखते हैं। तो क्या यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2R, तो दोनों के लिए कॉमन हो गया, अंडर रूट बचा क्या I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हैं। I1 स्क्वायर और I2 स्क्वायर इसका वैल्यू दे रखा है डिवाइडेड बाई 2R। I1 का वैल्यू दे रखा है आपको अंडर रूट मान लेते हैं 3I, तो ये हो गया 9I स्क्वायर, और ये आपको दे रखा 4I तो ये हो गया 16I स्क्वायर, तो ये हो गया 25I स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आ गया तो ये मिला 5 म्यू नॉट I
डिवाइडेड बाई 2r, तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, For a particle moving in a vertical circle, the total energy at different points along the circular path। देखिए यहाँ पे वर्टिकल सर्किल की बात कर रहा है, वो पूछ रहा है यहाँ पे टोटल एनर्जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल, देखिए यहाँ पे किसी वेलोसिटी v से चलना शुरू किया u से, जिसकी वैल्यू की अगर बात करें तो जानते हैं हम लोग फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए इसको 5g इसका रेडियस r है। फिर जब ये यहाँ पे मिड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी v इक्वल टू फिर हो जाता है √3gr के बराबर, और जब ये पार्टिकल अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तब इसकी वेलोसिटी v होता है √2gr के बराबर। ऐसा हम लोग √gr के बराबर ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग जानते हैं यहाँ पे। v एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू √gr के बराबर। अब यहाँ पे बोला कि अगर हम लोग इसको रेफरेंस माने, अगर ये रेफरेंस है तो रेफरेंस पे h की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी यहाँ पे यानी होगा क्या, एट द लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सबसे कम मिनिमम। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सबसे कम, लेकिन चूंकि ये h रेफरेंस सबसे ऊपर आ गया तो h बराबर हो गया 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग देखेंगे तो टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा यहाँ पे कंजर्व, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका डिस्कशन स्पॉट टेस्ट का। तो होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।